हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, इसको सपोर्ट मटेरियल से कराऊंगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे इस बार टर्म 1 में, तो कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं जो टर्म 1 के हैं, उसमें से चैप्टर नंबर 1 भी है। और सपोर्ट मटेरियल से चैप्टर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स भी दे रखे हैं आपको, रिक्त स्थान भरे, और सत्य और असत्य वाले क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये सपोर्ट मटेरियल देखो मैंने यहाँ पर लगा रखा है। पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर हमने पूरा एनसीईआरटी से कर रखा है, तो आप इस चैप्टर को उससे भी कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, हम अगर अपना क्वेश्चन पे स्टार्ट करें, क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके यहाँ से शुरू है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो आपसे क्या कह रहा है, यदि x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 4 हो, तो x अपॉन वाई की पार जो घात है x माइनस वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की घात y माइनस एक्स का मान बताओ। कुछ नहीं करना आपको, x की जगह पर 2 रख दो जहां जहां x दिया, और y की जगह पर 4 रख दो जहां जहां y दिया है। तो देखो बिल्कुल ध्यान से, जहां जहां x है मैं वहां 2 रख दो, जहां y है वहां मैंने 4 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 4, ये प्लस ऐसी है। y की जगह 4 रखा, x की जगह 2 रखा, अब y की जगह 4, x की जगह 2। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ पर आ जाएगा, इसको इससे कट किया तो 1/2 आ गया ये, तो 1/2। ठीक है, 2 माइनस 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2, और यहाँ पर इसको इससे कट किया तो 2 आ जाएगा। अब 2 की पार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, जब यहाँ जो ये घात है ये किसके, माइनस की है, तो अगर मैं जो आधार है उसे पलट दूंगी तो घात प्लस की हो जाएगी। तो 2 की घात 2 हो गई, और यहाँ भी 2 की घात 2 है। ठीक है, 2 की घात 2 मतलब 2 इंटू 2 4, और 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8, इसका मतलब आपका आंसर इसका 8 आ गया। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सबसे बड़ा है, बताओ इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। तो देखो 4 की घात 2 है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पर 16 की जो घात है वो है 3/2। तो अगर मैं इसको यहाँ पर हल करूँ, तो देखो 16 ये किसका, 4 की घात 2 लिख सकती हूँ 16 को, और ये 3/2 ऐसी है। आपको पता है जब घात के ऊपर घात होती है तो क्या होती है, गुना में हो जाती है, तो इसको मैंने यहाँ गुना कर दिया, तो ये तो कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो 4 की घात 3 आ गई। तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ये इसका आंसर आ गया। अब अगर हम ये तीसरा देखें तो यहाँ ये माइनस में है, तो 1/64 है। तो 64, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, 1/4 की घात जो होगी ये 3 होगी, और यहाँ -1/3 ऐसी है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, हमने लिख दिया 1/4 की पूरे पे घात लगा दी 3, क्योंकि एक को आप 3 बार गुना करो तब भी एक ही आएगा, एक बार करोगे तब भी। और ये माइनस का 1/3 आपके पास ऐसी है, ये तो कट गया। तो यहाँ आ गया 1/4, और इसकी घात आ गई -1। अब घात माइनस में है तो आधार पलट दूंगी तो घात प्लस की हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अभी तक ए का आंसर 16 है, बी का 64 है, और सी का कितना है 4। चलो डी का और देख लेते हैं। 256 है, ये 4 की घात 4 होता है, मतलब 4 को आप 4 बार गुना करोगे तो 256 आएगा, और यहाँ पर आएगा -1/4। ठीक है, अब देखो घात के ऊपर घात है तो मैंने यहाँ पर गुना कर दिया, ये तो कट गया। 4 की घात -1 आ गई, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/4। चारों के आंसर निकाल लिए मैंने। अब बताओ कौन सा सबसे बड़ा है, देख के ही पता चल रहा है बी वाले का आंसर सबसे बड़ा है, क्योंकि उसका आंसर 64 था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर आपको इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसका मान, यहाँ पर निकालते हैं हम इसका मान। देखो अब यहाँ पर है 32, इसमें लिखा है इसकी जो घात है वो है 0.2, तो उसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 2/10 लिख दिया। दशमलव हटा के नीचे क्या कर दिया, 10 लगा दिया। उसी तरीके से यहाँ पर 81 है और 0.25 है, तो मैंने दशमलव हटा दिया और यहाँ 25/100 कर दिया। ठीक है, देन 256 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.5 है, दशमलव हटा दिया और नीचे क्या कर दिया, 10 कर दिया है। यहाँ पर 121 है और 0.5 है, दशमलव हटा दिया, यहाँ 10 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसको इससे काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। मैं घात को काट रही हूँ अभी, इसको इससे काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 32 के गुणनखंड करो ना तो वो 2 की घात 5 होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 2 की घात 5 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर 1/5 ऐसी है। ठीक है, 81 ये 3 की घात 4 होता है, अगर आप इसके गुणनखंड करोगे तो 1/4 ऐसी है घात। 256 ये 16 की घात 2 होता है, मतलब 16 इंटू 16 256 होता है, 1/2 ऐसी है। 121 ये 11 की घात होती है 2, मतलब 11 इंटू 11 121 होता है आपके पास। ठीक है, और ये 1/2 ऐसी है।
अब देखो घात के ऊपर घात है, ये कट गया यहाँ पर, ये कट गया यहाँ पर, ये कट गया यहाँ पर और ये कट गया यहाँ पर। फाइनली आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा यहाँ पर 2 + 3 ऊपर बचा और नीचे बचा 16 माइनस का 11। 2 + 3 आपके पास 5 हो जाएगा, 16 माइनस 11 भी 5 हो जाएगा, कट होके 1 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया 1। क्लियर क्वेश्चन 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। कह रहे हैं निम्न में से किसके बीच 3/7 स्थित है, बताओ 3/7 किसके बीच में है। तो अगर मैं 3/7 को दशमलव रूप में लिखूँ ना, तो 3/7 होता है मेरा यहाँ पर 0.4285, ये समथिंग होता है, पूरा पूरा नहीं है अभी, ये आगे भी है। तब वो इनमें से किन के बीच स्थित है। आप क्या करो, सबके पहले वालों का दशमलव निकाल लो। तो अगर 4 को आप 9 से डिवाइड करोगे ना, ये वाले का, इसका दशमलव आएगा 0.444। ये तो पहले ही इससे बड़ा है, तो इसमें तो नहीं होगा ये, ठीक है। उसी तरीके से 43 डिवाइडेड बाय 99 करोगे, इसका दशमलव आएगा सॉरी, इसका दशमलव आएगा 0.4343। तो ये भी इससे बड़ा है, तो ये भी इनके बीच में नहीं आ सकता। अब अगर आप 42 को 99 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास आएगा, इसका दशमलव आएगा आपके पास 0.424। ये हो सकता है, क्योंकि देखो ये छोटी संख्या है और ये वाला जो हमारा है ये बड़ी संख्या है। चलो अभी एक और देख लेते हैं, 41 को 99 से और करके देखते हैं, 0.4141। तो इनके बीच में भी हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर इसका देखो, तो देखो अब आती है बात, दोनों में से किसके बीच में होगा। तो आप ध्यान से देखो, ये 42/99 यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका दशमलव यहाँ से लेके कहाँ तक होगा, 0.424 तक ही होगा। इसके बीच में तो ये कहीं आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि ये तो इससे बड़ी संख्या है ना। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी, 42/99 और 4/9 के बीच में है ये। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं संख्या, ये वाली जो संख्या है, बताओ ये कौन सी संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, क्या इसमें कोई संख्या ऐसी है जो अपने आप को दोहरा रही है, बिल्कुल 318564, 318564। तो आपके पास ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है ये। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को दोहरा रही है। हाँ, ये अब खत्म नहीं हो रही, शांत नहीं है, अशांत है, पर ये दोहरा भी तो रही है, तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास संख्या 0.7 बार का p/q रूप, जहाँ p तथा q पूर्णांक है, आपको इसको p/q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखते थे हम इसको x मान लेते थे, ठीक है। अब जितनी संख्या दोहराती थी उतने से गुना करते थे। एक संख्या दोहरा रही है तो मतलब 10 से गुना करेंगे, तो दोनों साइड पे 10 से गुना करने पे ये आ जाएगा। दो संख्या दोहराएंगे तो 100 से करेंगे, तीन दोहराएंगे तो 1000 से करेंगे, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते थे, और 2 में से क्या करते थे, एक को घटा देते थे। तो 10x में से x को घटा दिया, और 7.7 बार में से 0.7 बार को घटा दिया। तो यहाँ पर 9x आ गया और यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर x का मान कितना आ गया, वो आ गया 7/9। यही आपका p/q का रूप है इसका। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब आपसे क्या कह रहा है, 0.23 बार को किस में प्लस करना है, 0.22 बार इससे प्लस करना है। तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 45 बार, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो, अगर आप इसको p/q के रूप में देखो, लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे। x आप इसको मानोगे 0.45 बार को, दो संख्या दोहरा रही है तो 100 से गुना करोगे दोनों साइड पे, तो 45.45 बार आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और 2 में से 1 को घटा देते हैं, ठीक है। तो 100x में से x को घटा देते हैं, और 45.545 बार में से 0.45 बार को घटा देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 99x और यहाँ पर आ जाएगा 45। तो x का मान कितना आ जाएगा, 45/99। तो आप ध्यान से देखो, सी वाला ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब बी और सी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर आंसर ना बी है ना सी है, यहाँ पर आंसर आपका है डी। बी और सी दोनों ही सही हैं। एक आपको p/q के रूप में लिख के दिया है, और एक आपको वैसे ही दशमलव के रूप में लिख दिया है। तो दोनों आंसर यहाँ सही हैं, तो डी इसका आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आपसे कह रहे हैं कि आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें, तो देखो 3 - 4, पहले ब्रैकेट में 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा। ये इसकी घात 4 ऐसी है और इस पूरे की घात 3 ऐसी है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो -1 की घात कितनी है, 4 है, तो -1 को 4 बार गुना कर दो, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो 1 को 4 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 3 - 4 अंदर 1 आ गया, और यहाँ पर ये घात 3 ऐसी है,
ठीक है। अब 4 1 जब 4 हो जाएगा तो 3 - 4 और ये घात 3 ऐसी है। अब -1 3 में से 4 जाएगा तो -1 और ये घात 3 ऐसी है। अब -1 को 3 बार गुना कर दो, माइनस से माइनस कट गया लेकिन एक माइनस अब बच गया है तो -1 आपका आंसर आ गया, ये वाला बी इसका आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहे हैं, 125 के घनमूल को 25 के वर्गमूल से विभाजित करने का मान क्या है। 125 के घनमूल, 125 किसका घनमूल है, 5 का, इसका घनमूल क्या होगा, 5 होगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप पहले ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका जो घनमूल ये आएगा और यहाँ पर किसका पूछ रहा था, वर्गमूल पूछ रहा है 25 का, ठीक है। तो ये तो 5 का होता है और ये भी 5 का होता है, 5 से 5 कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, यदि y² इज इक्वल्स टू 6 to 5 हो तो y का मान, देखो y² आपको 6 to 5 दे रखा है। MCQ क्वेश्चन है, जितना शॉर्ट में करोगे उतना आसानी रहेगी, ठीक है। 6 to 5 अगर आप देखो 6 to 5 किसी का स्क्वायर होता है, किसी का वर्ग होता है, बिल्कुल 25 का होता है। तो y² इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग लिख सकती हूँ ना मैं इसको, वर्ग से वर्ग कट गया तो y कितना आ जाएगा, 25। तो फिर y 25 है तो क्या है यहाँ, ये एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ना परिमेय ना ही अपरिमेय, या ये एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखो ये एक परिमेय संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों है। हम प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना, उनको अपॉन में 1 लगा के, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर। आप इसमें एक प्राकृतिक संख्या है, दोनों ऑप्शन अगर आए परिमेय और प्राकृतिक तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वैसे इसमें प्राकृतिक नहीं लिखा जाएगा, परिमेय लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर से स्क्वायर ये वर्ग हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस का 25 आएगा और प्राकृतिक संख्या सिर्फ प्लस की होती है, माइनस की नहीं होती, इसलिए इसका आंसर सिर्फ एक परिमेय संख्या है, यही आएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे, बाकी अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है इसके। देखो क्वेश्चन नंबर 11 से है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है आपके पास इस चैप्टर में, सपोर्ट मटेरियल में पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर तो 90 क्वेश्चंस हैं। तो आज हमने अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के आगे के कुछ क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप पहले ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है इन क्वेश्चंस में, 10 के 10 क्वेश्चंस में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर जो हमारा है यहाँ पर 11, इससे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।